पोर्शन हम लोग केस 1 पढ़ रहे हैं। जब हमारे पास एक केस मैंने क्या देखा कि आपके पास एक ही सॉल्यूट अवेलेबल था, जैसे NaCl एक अवेलेबल था सॉल्यूशन में, दूसरा हमने देखा था ग्लूकोज अवेलेबल था। तो अलग अलग केस में अगर मान लो कि यही दोनों क्या हो जाए, डिजॉल्व हो जाए, एक ही सॉल्यूशन में पॉसिबल है ना कि ये इसको ग्लूकोज को भी डाल दे, NaCl को भी डाल दे, पॉसिबल है। तो इसी केस को हम लोग डील करने के लिए क्या कह रहा है कि व्हेन 2 और मोर देन 2 सॉल्यूट आर प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन, है ना। क्या एक सॉल्यूशन में आपको जब 2 या 2 से ज़्यादा सॉल्यूट जब अवेलेबल होंगे तो उस केस में हाउ डू यू विल सॉल्व द ऑस्मोटिक प्रेशर, है ना। तो आपको कैसे आप सॉल्व कर पाओगे ऑस्मोटिक प्रेशर को। तो उसके लिए क्या कहता है, सिंपल इज दैट, ऑस्मोटिक प्रेशर कहता है क्या कि पाई, अगर आपके पास सॉल्यूशन, आपके पास सॉल्यूट मोर देन 2 है तो उस केस में आपके पास क्या होगा कि इंडिविजुअल्स का प्रेशर निकालिए, तो दैट इज अ पाई 1, है ना, और उसका क्या होगा अलजेब्रिक सम। मान लो 2 है जब, तो आपको पाई 1 और पाई 2 हो गया, जब 2 से ज़्यादा होगा तो पाई 3, और उससे भी ज़्यादा हुआ तो समझ रहे बात को। तो इस तरह से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखो, अगर हम बात करें आपके पास जब नंबर ऑफ सॉल्यूट 2 या 2 से ज़्यादा हो, तो आपके पास क्या बता सकते हो कि हमारे पास जो ये पाई का वैल्यू होता है बेसिकली N/V इंटू RT, है ना, N/V इंटू RT बेसिकली जो ये वैल्यू होता है, इस वैल्यू में अगर आप देखोगे तो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स जो है ना, नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट के लिए क्या अलग होंगे या सेम होंगे। तो देखोगे तो उसका क्वांटिटी पे डिपेंड करता है कितना मैं मिला सकता हूँ, है ना। तो इस केस में आपके पास नंबर ऑफ मोल क्या होंगे, अलग अलग होंगे, तो N1, है ना। अच्छा, R की वैल्यू की बात करें तो R सेम होगा या अलग होगा, ऑफ कोर्स सेम होगा, क्योंकि ये क्या हाइड्रोजन गैस कांस्टेंट है। अगर हम बात करें टेम्परेचर का, तो टेम्परेचर आपके पास सॉल्यूशन का आपके पास होता है टेम्परेचर, है ना। तो टेम्परेचर क्या होगा RT, है ना, और डिवाइड बाय क्या, दैट इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, V हो जाएगा, है ना। अच्छा, एक चीज दैट इज इंपॉर्टेंट, आई का वान हाफ फैक्टर की अगर बात करें तो वान हाफ फैक्टर अलग होगा या सेम होगा। तो NaCl के लिए हम देखते हैं तो NaCl टूटता है जबकि ग्लूकोज नहीं टूटता है ना। तो इसमें इस केस में आई का वैल्यू अलग होगा, है ना। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, N2RT इंटू I2 डिवाइड बाई क्या V प्लस क्या N3RT I3 डिवाइड बाई क्या V प्लस प्लस कुछ इस तरह से, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, RT को कॉमन ले सकते हैं, RT को कॉमन ले लिया, है ना, RT को आपके पास ये कॉमन हो गया, और हम इसे लिख सकते हैं N1 I1, है ना, RT बाई V कॉमन हो गया ना, तो N1 I1 प्लस N2 I2 प्लस N3 I3, बात समझ रहे हो। तो आपके पास ये क्या है, पाई का वैल्यू, जब अलग अलग आपके पास सॉल्वेंट या 2 और मोर देन 2 सॉल्वेंट आपके पास सॉल्यूट आ जाए, है ना, जब अलग अलग सॉल्यूट आ जाए, मतलब 2 और मोर देन 2 सॉल्यूट्स आ जाए, उस केस में आपके पास पाई इक्वल टू RT बाई V, है ना, N1 I1 इंटू N2 I2 का ये मल्टीपल आएगा, ठीक है। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा इस फॉर्मूले को। आगे बढ़ते हैं, इस पर आप क्वेश्चन एक करते हैं अच्छा सा। यहाँ पर जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं इसको आप ध्यान से देखिएगा तो पिछले दोनों क्वेश्चन का यहाँ पर कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा होगा, है ना। अगर हम बात करें इस क्वेश्चन में तो क्या कह रहा है कि 58.5 ग्राम ऑफ NaCl एंड 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज है ना। क्या है, 58.5 ग्राम ऑफ NaCl और दूसरा क्या है 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज है। क्या कह रहा है, आर प्रेजेंट इन 5 लीटर, है ना, 5 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अब देखो यहाँ पर आप देखिएगा तो आपके पास NaCl एक 58.5 ग्राम है और दूसरा क्या है 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज है। तो दोनों में आप देख रहे हो कि एक ही सॉल्यूशन में दो दो सॉल्यूट्स अवेलेबल है ना। आपके पास दो दो सॉल्यूट्स अवेलेबल है इन 5 लीटर ऑफ सॉल्यूशन एट 27 डिग्री सेल्सियस में। तो आपको क्या कह रहा है, ऑस्मोटिक प्रेशर निकालिए। चलो यहाँ पर भी इंक्लूड कर देता हूँ, ATM में बताइएगा, है ना, क्योंकि लास्ट 2 क्वेश्चन हम लोग ATM में किए तो यहाँ पर भी हम लोग ATM में करेंगे। अब देखो अगर हम करेंगे तो हम लोग को एक रिलेशन देखने को मिलेगा। होप आपने सॉल्व कर लिए होंगे, नहीं किए हैं तो आप जरूर इसे एक बार ट्राई करें।
देखो आगे देखते हैं क्या कह रहा है कि आपके पास जो गिवन डेटा है क्या है, तो दैट इज NaCl का मोलर मास, और आपके पास वेट जो दिया हुआ है ना, तो वेट बाई मोलर मास होता है ना। और वेट की बात करें तो 58.5, और NaCl का अगर मोलर मास भी फाइंड आउट करोगे तो कितना देखने को मिलेगा, दैट इज 58.5, दैट इज कितने के बराबर आ गया, 1 के बराबर। दूसरा आपके पास क्या आ रहा है, नंबर ऑफ मोल, है ना, वेट बाई क्या होता है, दूसरा मोलर मास, है ना। तो वेट को अगर हम बात करें तो 180 ग्राम, एंड मोलर मास की बात करें तो कितना आता है आपके पास ग्लूकोज का, 1, है ना, 180। तो देखिए नंबर ऑफ मोल कितना आ गया, 1 आ गया। अब देखो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, ऑस्मोटिक प्रेशर अगर एक सॉल्यूशन का फाइंड आउट करना है तो देखो मैंने दो सॉल्यूट को क्या किया, एक ग्लूकोज और दूसरा आपके पास NaCl को मैंने डिसॉल्व कराया, है ना, एक ग्लूकोज और दूसरा क्या है NaCl को डिसॉल्व कराया, तो आपके पास ये N1 मिल गया और दूसरा ये N2 मिल गया, है ना। और क्या चाहिए, I1 एंड I2 चाहिए इसको फॉर्मेट करने के लिए। अब देखो NaCl को अगर आप देखोगे तो इसके लिए I कितना आएगा, ऑलरेडी हम लोग ने कैलकुलेट किया था लास्ट क्वेश्चन में, है ना। अगर नहीं आपको ध्यान है तो देखो NaCl क्या है, Na प्लस और Cl माइनस में ये टूट जाता है ना। अब यहाँ पर मैंने देखा 1 मोल को डिसॉल्व कराया तो 1 मोल इधर 1 मोल इधर, आपको क्या फाइनली मिला 2 मोल, तो I का वैल्यू यहाँ पर कितना मिला 2। और चूंकि आपको पता है कि ग्लूकोज क्या है, टूटता नहीं है, इस केस में आपके पास डिसॉल्व करा दो फिर भी आपको क्या है, नंबर ऑफ मोल कितने रहेंगे, दैट इज I का वांट हाफ फैक्टर कितने रहेंगे, दैट इज 1 के बराबर रहेगा। अब देखो अगर हम R की वैल्यू की बात करें तो R का वैल्यू कितना आएगा, दैट इज 1/12, कितना आएगा 1/12, और टेम्परेचर की 27 डिग्री सेल्सियस, दैट इज कितना केल्विन हो जाएगा 300, है ना। दूसरा पोर्शन आपने वॉल्यूम है, आपके पास वॉल्यूम क्या है, तो V है, दैट इज कितना लीटर, 5 लीटर, है ना। अब देखो आपके पास नंबर ऑफ मोल कितने, 1, I1 का वैल्यू 2, N2 का वैल्यू कितना हो गया, N2 का वैल्यू भी 1 है और I का वैल्यू कितना है 1 है। ये कैलकुलेशन आया। अब देखोगे तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है कि 2 + 1 दैट इज 3, है ना। अब यहाँ पे कैलकुलेट करो, यहाँ पर करोगे तो आपके पास कितना आ गया 1/12 इंटू 300 इंटू क्या 5, है ना। तो इसको कैलकुलेट करोगे तो ये कितना आ जाएगा 60, एंड ये 5, तो ये 5 इंटू 3 कितना आ गया 15 ATM, 15 ATM। तो आपके पास जो पाई आया ना, पहले केस में हमने क्या पढ़ा था, पहला क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो पहला क्वेश्चन आपने किया था ऑस्मोटिक प्रेशर निकाला था तो 5 ATM आया था। आपको याद होगा कि पाई पहला वाला क्वेश्चन आपने किया तो 5 ATM आया था, दूसरा वाला आपने किया था तो उसमें 10 ATM आया था। क्या लिए थे जब NaCl लिए थे, इस समय क्या लिए थे, ग्लूकोज लिए थे। तो यहाँ पर NaCl ग्लूकोज, अब दोनों को अगर कंबाइंड कर देते हैं तो दोनों को कंबाइंड करने से आपको क्या देखने को मिल रहा है कि ये पाई का जो वैल्यू आ रहा है वो 15 ATM के बराबर आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक रिलेशन आ गया, क्या रिलेशन आया, तो आपके पास जब आपके पास सोल्यूट अवेलेबल होता है 1 तो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, अलजेब्रिक सम के बराबर हो जाता है। अब देख रहे हो कि आपके पास क्या हुआ कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर इंक्रीज करेंगे तो उसके चलते जो प्रेशर जनरेट होगा, है ना, वही आपका ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। और प्रेशर क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। जब 2 या 2 से सॉल्यूट अगर ज़्यादा मिलाते जाएंगे तो उस समय ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होते जाता है, इंक्रीज होते चला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट केस सेकेंड है, क्या है, कहता है कि व्हेन 2 और मोर सॉल्यूशन आर मिक्स टुगेदर, जब 2 और 2 से ज़्यादा सॉल्यूशन को मिला दिया जाए। उस समय क्या था लास्ट केस में, जब 2 सॉल्यूट या 2 से ज़्यादा सॉल्यूट को मिलाते थे। यहाँ पर क्या कर रहा हूँ कि 2 या 2 से ज़्यादा सॉल्यूशन को मिक्सअप कर रहा हूँ। इस दोनों का डिफरेंस आपको समझ में आया।
कहा उस समय आपको सॉल्यूट को मिलाया गया था, कितने सॉल्यूट्स, 2 या 2 से ज़्यादा थे, और यहाँ पर क्या है 2 या 2 से ज़्यादा सॉल्यूशन को मिलाया जा रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आपको समझने के लिए पहले आपको थ्योरेटिकली समझना पड़ेगा। कैसे, तो मान लो आपके पास 2 बीकर्स हैं कुछ इस तरह से, है ना। अब आपके पास सॉल्यूशन नंबर ये 1 है, सॉल्यूशन नंबर ये 1 और सॉल्यूशन नंबर क्या है ये सेकंड, समझ रहे हो। इस दोनों सॉल्यूशन को मैंने मिक्स करा दिया, करा सकते हैं, है ना। अब अगर दोनों सॉल्यूशन को मिक्स कराओगे तो देखने को क्या मिलेगा कि आपके पास ये फाइनल सॉल्यूशन बन के आया, नाम रख दो सॉल्यूशन 3 या सॉल्यूशन ही सिर्फ रखो, है ना। तो आपके पास क्या हुआ, सॉल्यूशन 1 और सॉल्यूशन 2 को क्या किए, मिक्स किए टुगेदर, तो नया सॉल्यूशन का फॉर्मेशन हुआ। अब इस नए सॉल्यूशन का जो फॉर्मेशन हुआ है हमको क्या करना है, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सिंपली पहले हम देखेंगे कि कौन कौन सा वैल्यू आपको डिफर्ड करता है, अलग होता है। तो देखो पहले तो आपके पास अगर यहाँ पर आप देखोगे तो नंबर ऑफ मोल इसके लिए क्या अलग होंगे, इस सॉल्यूशन के लिए बोलते हैं एस, है ना, नंबर ऑफ मोल भी अलग होंगे। दूसरा बात करें वॉल्यूम का, तो वॉल्यूम इसका अपना पार्टिकुलर वॉल्यूम होगा, बिल्कुल होगा, है ना। और अगर हम बात करें टेम्परेचर, तो टेम्परेचर सॉल्यूशन का होता है, तो टेम्परेचर दोनों का मिक्स होने के बाद ये टेम्परेचर क्या होगा, टी ही रहेगा, है ना। अब देखो दूसरा आर की अगर वैल्यू बात करें तो आर भी आपको क्या होगा, सेम होगा। अगर आई का वैल्यू बात करें तो आई क्या होगा, अलग होगा दोनों के लिए। तो इसके लिए क्या होगा N2, है ना, V2 एंड I2। ठीक है, और इसका अगर फाइनल सॉल्यूशन की बात करें तो फाइनल सॉल्यूशन में आपको क्या देखने को मिल रहा है, दैट इज आपके पास फाइनल सॉल्यूशन की बात करें तो आपके पास इसका नंबर ऑफ मोल्स कुछ होगा, है ना, उसी को हम लोग कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर के थ्रू करेंगे। ठीक है, तो पहला हम देखते हैं क्या है कि आपके पास जब पाई था तो पहला का आपके पास ऑस्मोटिक प्रेशर पाई 1 और दूसरे का क्या होगा, पाई 2 होगा। अब अगर हम बात करें पाई 1 के बारे में तो आपके पास N1, है ना, क्या हो गया, आर टी डिवाइड बाई क्या, V1 इंटू क्या I1 डी प्लस N2 आर टी I2 डिवाइड बाई क्या होगा, V2 होगा। अब अगर इससे हम वॉल्यूम को अगर ऐड करेंगे तो वॉल्यूम अगर ऐड करोगे तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 के बराबर आएगा, होगा। तो अगर यहाँ पर आप ऐड करोगे तो क्या देखने को मिलेगा, दैट इज N1, अच्छा RT को पहले बाहर निकाल लेते हैं, RT बाहर निकल गया, है ना। तो आपके पास क्या आ गया, N1 I1, है ना, V1 प्लस V2, ये दोनों को क्या कर रहा हूँ, जोड़ रहा हूँ, है ना। अब क्या हुआ, दैट इज N2 एंड I2, इतने के बराबर आएगा। अब देखो मैं क्या करने वाला हूँ, आपके पास ये वैल्यू आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करें आगे वाले पोर्शन का, तो ये आपके पास जो पोर्शंस आया है उससे हम लोग क्या करने वाले हैं, सेपरेट करने वाले हैं। इस पोर्शन को, इस स्टेप को ध्यान से देखिएगा। हम क्या करें, N1 I1 डिवाइड बाई V1 प्लस V2 लिख सकते हैं, लिख सकता हूँ, है ना। अब दूसरा आपके पास आया क्या, तो दैट इज N2 I2 डिवाइड बाई V1 प्लस V2, ऐसा भी कर सकता हूँ, है ना। तो आपके पास इस दोनों पोर्शन में हम क्या करते हैं, है ना, हम लोग क्या करते हैं, दैट इज एक V1 से मल्टीप्लाई किए और V1 से डिवाइड भी कर दिए। अगर दोनों कटेगा तो कितने के बराबर आएगा, 1 के बराबर आएगा। यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, आपके पास V2 और ऊपर भी आपके पास V2, है ना, ऐसा कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। अब देखो इस स्टेप को देखो, हम इस स्टेप में अगर देखें ध्यान से तो आपके पास क्या देखने को मिल रहा है ना, इस आपको देखने को क्या मिल रहा है, इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड कर देता हूं, दैट इज N1, है ना, I1 RT, N1 I1 RT इंटू V1 डिवाइड बाई
V1 प्लस V2 इंटू V1, ठीक है, कर सकता हूँ, मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। आपके पास दूसरा हो गया N1 I2 RT इंटू V2 डिवाइड बाई V1 प्लस V2, है ना, कर सकता हूँ। दूसरा आपके पास क्या हो गया, दैट इज अ V2। अब इस दोनों इक्वेशन को अगर ध्यान से देखिएगा तो देखो इस पोर्शन को, ये किसके बराबर है? अगर आप इसको बराबर देखोगे तो यहाँ पर अगर आप पाई निकालोगे ना, तो पाई अगर आपका पाई 1 का वैल्यू निकालोगे इसका, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, N1, है ना, R इंटू टी इंटू I1 बटे क्या V1, है ना। इसका अगर पाई 2 का वैल्यू अगर फाइंड आउट करोगे तो यहाँ पर कितना होगा, N2 RT इंटू I2 डिवाइड बाई क्या V2 होगा। अब इस देखो, इसको अगर देखोगे तो ये वैल्यू क्या इससे मैच कर रहा है, ध्यान से देखो, है ना, क्या ये वैल्यू इससे मैच कर रहा है, कर रहा है ना। तो अगर कर रहा है तो हम इस इक्वेशन को एक्सपेंड करके, क्या मैं हमारे पास ये जो पाई का वैल्यू था, ये जो पाई का वैल्यू था निकालना था, इसको हम एक्सपेंड करके क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, दैट इज अ पाई इक्वल टू क्या, तो हमारे पास इसका वैल्यू कितने के बराबर, पाई 1 के बराबर। तो पाई 1 इंटू क्या V1 डिवाइड बाई क्या आपके पास V1 प्लस V2, है ना, क्या आ जाएगा V1 प्लस V2, है ना, और क्या आएगा, दैट इज आपके पास पाई 2 V2 V1 प्लस क्या V2, ये आएगा। तो ये आपके पास क्या हो गया, फाइनल फॉर्मूला, जिसमें क्या आपने देखा कि सॉल्यूशन, जब दो सॉल्यूशन को एक दूसरे से मिक्स करते हैं तो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर, है ना, कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, उसी का ये फॉर्मूला आ गया। ठीक है, तो हम लोग इस पे क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद इसे हम देखेंगे। देखो इस क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि 1 लीटर ईच ऑफ 18% वेट बाई वॉल्यूम क्या दिया हुआ है, ग्लूकोज दिया हुआ है सॉल्यूशन, एंड 6% वेट बाई वॉल्यूम यूरिया दिया हुआ है, सॉल्यूशन आर मिक्स्ड एट 27 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो क्या कह रहा है, कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर, आपको ऑस्मोटिक प्रेशर बताना है कितना होगा इसके लिए। ठीक है, तो ये आपके पास गिवन फॉर्मूला है ना। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले गिवन डेटा लिखना पड़ेगा, और आपको क्या है, 2 सॉल्यूशंस दिए हुए हैं यहाँ पे, कितने हैं सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन दिए हुए हैं। तो इस सॉल्यूशन को मिक्स कराने के बाद आपके पास फाइनल प्रेशर कितना जनरेट करेगा वो आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल इज दैट, क्या है, पहले आपको इसका मतलब निकालना पड़ेगा। क्या है कि 18% वेट बाई वॉल्यूम है, कहा कि 18% अगर वेट बाई वॉल्यूम के मतलब समझे, वेट बाई वॉल्यूम, है ना, 18% वेट बाई वॉल्यूम का मतलब समझना चाहें, इसका मतलब क्या होता है, कहता है कि वेट बाई वॉल्यूम मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, है ना। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि 18 ग्राम मास ऑफ सॉल्यूट, है ना, इन क्या, इन 100 ग्राम क्या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, 100 ग्राम वॉल्यूम ऑफ क्या है, सॉल्यूशन। समझ रहे बात को, एक तो आपके पास 18 ग्राम मास ऑफ सॉल्यूट और 100 ग्राम मास ऑफ सॉल्यूशन, ये 2 चीज मिल गया है ना। देखो वॉल्यूम है तो आपको यहाँ क्या रखना पड़ेगा, ml, क्या रखना पड़ेगा, ml रखना पड़ेगा। मतलब 18 ग्राम ऑफ मास ऑफ सॉल्यूट, है ना, वो सॉल्यूट कौन सा है, ग्लूकोज है ना, तो यहाँ पर ग्लूकोज भी लिख सकते हो। मतलब 18 ग्राम ग्लूकोज है कितने में, तो 100 ml वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में,
ठीक है। दूसरा आपके पास क्या है, तो कहता है 6% वेट बाई वॉल्यूम दिया हुआ है। कौन, किसका, यूरिया का। तो इसका मतलब क्या हुआ, 6 ग्राम मास ऑफ सॉल्यूट किसका, तो यूरिया है। आपको क्या है, यूरिया। मास ऑफ सॉल्यूट कौन है, यूरिया, इन 100 ml वॉल्यूम है ना, तो ये यहाँ पर क्या होगा, ml होगा। 100 ml वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ से आपको क्या निकल के आया कि आपके पास एक तो मास निकल के आया, नंबर ऑफ मास का और निकल के आ गया है, किसका, ग्लूकोज का, है ना। तो ग्लूकोज का आपके पास मास निकल के आया, तो वेट बाय क्या होता है, मोलर मास, तो नंबर ऑफ मोल निकल जाएगा यहाँ से। तो देखो अगर इसका निकालोगे तो कितना आ जाएगा 18, और इसका कितना होता है मोलर मास ग्लूकोज का 180, है ना। अब यहाँ पे देखो 6% क्या कह रहा है, 6% यूरिया, इन द सेंस नंबर ऑफ मोल यहाँ भी आपको N2 निकल सकता है, दैट इज अ वेट बाय मोलर मास। अब वेट की बात करें तो आपके पास कितना है 6 ग्राम, और मोलर मास की बात करें किसका, यूरिया का, तो 60 ग्राम होता है। तो इसका मतलब इसका कितना नंबर ऑफ मोल आ गया 1/10, और इसका भी कितना आ गया 1/10, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें, एक तो आपके पास N1 निकल चुका है और दूसरा N2 निकल चुका है। हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए पाई1। तो पाई1 के लिए क्या चाहिए, दैट इज आपके पास N1 है ना, R इंटू टी तो सॉल्यूशन का होता है ना, R इंटू टी, और इंटू क्या होगा, दैट इज I1 है ना, डिवाइड बाई V1। तो V1 क्या है, सॉल्यूशन का आपके पास है ना। तो V1 आपके पास क्या होगा 100 ml होगा। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जब होता है तो ये किस में होता है, लीटर में होता है। तो हमको इसको क्या करना पड़ेगा, लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। तो देखो N1 का वैल्यू क्या मिल गया है, R का वैल्यू क्या पता है, T का वैल्यू सॉल्यूशन का 27 है ना, और I1 की वैल्यू बात करें तो I क्या है, ग्लूकोज है, तो वाटर में डालने के बाद ये टूटता नहीं, तो I का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, और इसका वैल्यू कितना आ चुका है 1/10। R का वैल्यू कितना आ चुका है, आपको कैलकुलेट करना ये सब, है ना। ये अगर R की वैल्यू बात करें तो आपके पास 1/12 के बराबर इसको पुट कर दो, है ना। टेम्परेचर का वैल्यू कितना आ गया है 300 केल्विन। अब अगर वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम कितना आ गया 1/10 लीटर होगा, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा ना। अच्छा, पाई2 का अगर आप वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो आपके पास क्या आएगा, दैट इज N2 R इंटू टी इंटू I2, है ना। N2 का वैल्यू कितना पुट करेंगे 1/10, R का वैल्यू कितना होगा 1/12, T का वैल्यू कितना होगा 300, एंड I2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये भी आपके पास यूरिया है तो यूरिया भी नहीं टूटता है, तो I का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। और वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम आपके पास कितना हो जाएगा, दैट इज 1/10। तो इसको आपको कैलकुलेट, पाई1 कैलकुलेट हो गया और पाई2 कैलकुलेट हो गया, इसका कैलकुलेशन कर लीजिए, है ना। वॉल्यूम 1 पता है 1/10, और वॉल्यूम 2 भी पता है 1/10, है ना। इस दोनों का क्या है, एडिशन, ठीक है। तो इस तरह से आपको पाई का वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो। जो लास्ट केस हम लोग ने डिस्कस किया था वो क्या था, आपके पास 2 सॉल्यूशंस अवेलेबल थे, है ना। ये 2 सॉल्यूशन अवेलेबल थे और इस दोनों सॉल्यूशन को हमने क्या किया था, मिक्सअप किया था, एक तीसरा सॉल्यूशन बना था, और उस तीसरे सॉल्यूशन का हम लोग ने फार्मूला ड्राइव किया था कि हाउ डू यू विल फाइंड द ऑस्मेटिक प्रेशर, है ना। जिसमें हम लोग ने देखा था कि आपके पास पाई का वैल्यू क्या आया था, दैट इज पाई1 है ना, V1 डिवाइड बाई प्लस पाई2 V2 डिवाइड बाई क्या V1 प्लस V2, या इससे हम बोलते हैं क्या V टोटल के नाम से भी जानते हैं, है ना। तो वहाँ पर आप शॉर्टली लिख सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब देखो हमारे पास क्या कह रहा है ना कि जब 2 या 2 से ज़्यादा सॉल्यूशन, व्हेन 2 और मोर सॉल्यूशन आर मिक्स्ड, जब 2 या 2 से ज़्यादा सॉल्यूशन को हम मिक्स कर रहे हैं उस कंडीशन में क्या होगा, तो कहता है इसके साथ स्पेसिफिक क्या है, क्या कह रहा है, इफ़ 2 और मोर सॉल्यूशन आर मिक्स्ड, ऑलरेडी हमने कर रखा है, 2 या 2 से ज़्यादा सॉल्यूशन को हमने मिक्स किया है ना। बट इसमें स्पेसिफिक क्या है, इसको देखना है।
कहता है द रिएक्ट्स विथ ईच अदर, है ना। ये क्या हो रहा है, रिएक्ट्स विथ ईच अदर। इस बात को आप समझिए, ये क्या हो रहा है कि आपके पास इफ टू और मोर सॉल्यूशन आर मिक्स्ड दे रिएक्ट्स विथ ईच अदर, तो उस केस में आपके पास क्या होगा, है ना। जब दो सॉल्यूशन एक दूसरे से मिक्स हो जाएंगे तब उस केस में क्या होगा, है ना। ऑलरेडी हमने लास्ट क्लास किया था कि आपके पास जब दो सॉल्यूशन मिक्स होता है तो किस इस तरह का फॉर्मेट आता है। इस बार एडवांस क्या है कि ये आपको सॉल्यूशन एक दूसरे से मिक्स होंगे, ठीक है। उसके लिए हमने क्या किया है, सिंपल सा एक एग्जाम्पल लिया है, उसके थ्रू आप समझो। देखो, पहले तो इसको समझने के लिए आपको एक लिमिटिंग रिएजेंट को जानना होगा, है ना। होपफुली आप जानते हो, फिर भी मैं एक शॉर्टली बता देता हूँ। देखो, लिमिटिंग रिएजेंट का सिंपल सा एग्जांपल हो सकता है ना, जैसे मान लो कि आपके पास मैं क्या करूँ, 1000 लीटर मिल्क दे दूँ, है ना, 1000 लीटर मिल्क दे दूँ। और दूसरा आपके पास क्या कह रहा हूँ कि मैं क्या करूँ, 1 kg क्या करूँ, शुगर दे दूँ, है ना। और बताऊँ क्या कि आपको शरबत बनाओ। बोलो, क्या 1000 लीटर के साथ 1 kg मिक्स करोगे तो बन पाएगा ढंग से? नहीं बन पाएगा। तो उस केस में हमको क्या करना पड़ेगा, अगर 1 kg है तो मिनिमम ज़्यादा से ज़्यादा आप 10 लीटर ये वाटर ले लो और 1 kg ये ले लो, है ना। तो हम क्या देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि 990 लीटर्स, है ना, जो मेरे टैंक के पास अवेलेबल था इतना अमाउंट में, उसको सारे के यूटिलाइज नहीं किया। बट देखा मैंने चीनी, अगर शुगर की बात करें तो शुगर हमारे पास क्या है, शुगर 1 kg था और 1 kg ही क्या हुआ, वो सारे का यूटिलाइज कर लिया। मतलब एक ऐसा शुगर आपके पास एक ऐसा थिंग आया जो क्या हुआ, ख़त्म हो गया कुछ ही देर के बाद। तो ये क्या हम बोलेंगे इसको, लिमिटिंग रिएजेंट, है ना। समझ रहे हो। अब देखो, इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो कुछ एग्जांपल्स के थ्रू, और आपको काफ़ी अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। ये सिंपल सा एग्जांपल दिया था। अब देखो यहाँ पर क्या कह रहा है ये कि आपके पास 400 ml क्या है ना, 400 ml 1 मोलरिटी HCl है ना, क्या है, HCl है। तो आपके पास वॉल्यूम क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है किसका, HCl का 400 ml, है ना। दूसरा क्या दिया हुआ है, मोलरिटी दिया हुआ है। दूसरा क्या दिया हुआ है, मोलरिटी 1 मोल, है ना। आपके पास अगर हम बात करें कौन सा किसका दिया हुआ है, तो दैट इज HCl का दिया हुआ है। और कहा क्या रहा है कि एक दोनों को मिक्स करते हैं विथ ईच अदर 600 ml, है ना। दूसरा डेटा क्या दिया हुआ है, आपके पास वॉल्यूम दिया हुआ है 600 ml किसका, दैट इज NaOH का, ऑफ 1.5 मोलरिटी, है ना। मोलरिटी कितना है दिया हुआ, दैट इज 1.5 मोलरिटी एट 27 डिग्री सेल्सियस। कितने टेम्परेचर पे दिया हुआ है, 27 डिग्री सेल्सियस पे, है ना। तब आपको क्या कह रहा है कि पाई का वैल्यू बताइए, ठीक है। तो आप क्या करोगे, सिंपल सा, जैसे लास्ट एग्जाम्पल मैंने किया था, अगर उस वे में करोगे तो गलत हो जाएगा। इसलिए मैं आपको लास्ट वाला एग्जाम्पल्स जो हमने किया है आप ट्राई ज़रूर करें, ठीक है। तो आपको काफ़ी कुछ समझ में आएगा। ऐसे मैं करता क्या हूँ, देखो दोनों वे से मैं बना देता हूँ और बताऊँगा कि कंपैरेटिवली हम लोग और आपको गलत करने का चांसेस कहाँ पे होता है। तो देखो, हम लोग पहले सही वाला पोर्शन को देखते हैं, उसके बाद चलो गलत वाला ही देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग सही वाला पोर्शन को देखेंगे। देखो क्या होगा, अगर हमारे पास ये दिया हुआ है ना, आपके पास HCl है, कौन है, HCl है, और दूसरा क्या है, NaOH है। अगर इसको रिएक्शन कराएंगे तो आपके पास NaCl बन जाएगा और साथ में क्या, H2O, है ना, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ वॉल्यूम है, यहाँ मोलरिटी है, तो आपको मोलरिटी बराबर क्या पता है, नंबर ऑफ मोल पर यूनिट क्या, वॉल्यूम, है ना। तो नंबर ऑफ मोल मिल जाएगा, कितना मिलेगा, 1 इंटू वॉल्यूम कितना हो गया, 0.4, है ना। तो मोलरिटी कितना आ गया, 0.4, नंबर ऑफ मोल कितने आ गए, 0.4। जबकि यहाँ पर अगर हम नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट करने की करें कोशिश, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 0.5 इंटू 0.6, है ना। तो कितना आ गया, 0.9, है ना।
कितना आएगा 0.9 ही आएगा, है ना। देखो आपके पास कितना हुआ, तो यहाँ पर देखो नंबर ऑफ मोल इसके कितने दिए हुए हैं 0.4, है ना। नंबर ऑफ मोल इसको कितने दिए हुए हैं 0.9, है ना। अगर आप फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से π1 और π2 फाइंड आउट कर सकते हो। क्या फॉर्मूला है, π1 का आपके पास फॉर्मूला है क्या, दैट इज nRT/I1, है ना, डिवाइड बाई क्या, दैट इज वॉल्यूम V1, है ना। तो आपके पास नंबर ऑफ मोल भी पता है, R पता है, T पता है, I भी पता है, क्योंकि HCl जाने के बाद क्या होगा 2 भाग में टूट जाएगा। यहाँ से V1 भी पता है ना। बट ऐसे प्रोसेस में करोगे तो देखोगे क्या कि नंबर ऑफ मोल जो आपने पुट किया ये 0.4 और दूसरे केस में 0.9, बट कहता है ये डेटा गलत दे देगा, है ना। तो देखो क्या करना पड़ेगा, अगर आपको सही बनाना है तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए। तो सिंपल सा कहता है, जैसे आप क्या करो कि आपके पास ये जो पोर्शंस बचा हुआ है 0.4 एंड दूसरा 0.9, तो स्टेशियोमेट्री से पता है आपको कि 111, है ना। अब हम लोग इसे करेक्ट करने जा रहे हैं कि कैसे हम सही वाला पोर्शंस को बनाएंगे। देखो रिएक्ट जब करेगा तो HCl NOH से रिएक्ट करेगा तो NaCl और साथ में H2O बना देगा, ठीक है। अब देखो आपके पास HCl जो 0.4 मोल है, NOH जो 0.9 मोल है, NaCl, है ना, जिसका कोई पता भी नहीं है, तो उसे हम देखते हैं, है ना। तो स्टेशियोमेट्री से हमें क्या पता है कि यहाँ पर 1 मोल HCl, है ना, 1 मोल NaOH से रिएक्शन करता है तो 1 मोल क्या देता है, NaCl दे देता है, ठीक है, 1 मोल NaCl दे देता है। तो देखो आपके पास सारे क्या है 1 मोल अवेलेबल है, मतलब 1 मोल HCl के लिए 1 मोल NaCl का फॉर्मेशन हो रहा है ना, और रिक्वायर्ड NaOH का कितना हो रहा है 1 मोल। बात समझ रहे हो। अब देखो अगर 0.4 मोल ही है तो पार्टिसिपेट मैक्सिमम तो इतना ही हो सकता है ना। पार्टिसिपेट कितना हो सकता है 0.4 मोल ही हो सकता है। 0.4 मोल अगर पार्टिसिपेट किया, है ना, तो हमें पता है कि, चलो लिख लेते हैं, 1 मोल ऑफ HCl रिएक्ट्स विथ, है ना, 1 मोल ऑफ किसका NaOH टू फॉर्म 1 मोल NaCl, ठीक है। इसका मतलब तो यही हुआ ना स्टेशियोमेट्री से, क्योंकि हमें पता है 1 मोल में 1 मोल का आपको पार्टिसिपेशन हो रहा है ना। तो यहाँ पे देखो आपके पास कितना मोल है 0.4 मोल, है ना, और यहाँ कितने हैं 0.9 मोल। तो 0.4 मोल क्या 0.9 पूरा टोटल आपके पास NaOH से रिएक्शन कर जाएगा? नहीं, क्यों? क्योंकि आपके पास 1 मोल इसमें है और 1 मोल इसमें है NaOH में, तो 1 मोल के साथ रिएक्शन करता है। तो 0.4 कितने के साथ करेगा 0.4 के साथ, है ना। तो आपके पास क्या हुआ 0.4 अगर रिएक्ट करेगा तो यहाँ पर फॉर्मेशन क्या होगा, दैट इज 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके पास एक्चुअल में तो ये तो रिएक्शन कर लेगा ना। देखो 0.4 मोल, है ना, ये क्या करेगा 0.4 मोल विल रिएक्ट विथ NaOH, है ना, कितने मोल के साथ 1 × 0.4 मोल, मतलब एग्जैक्टली ये 0.4 मोल ही पार्टिसिपेट करेगा NaOH का भी। तो NaOH का 0.4 मोल पार्टिसिपेट इन रिएक्शन कर लिया, तो बचा कितना 0.5 मोल, है ना। अच्छा HCl का 0.4 मोल ऑलरेडी पार्टिसिपेट कर लिया, जितना 0.4 था सारा का सारा पार्टिसिपेट कर लिया, तो उस केस में ये कितना बचेगा 0, और ये कितना बचा 0.4 मोल। चूंकि 1 मोल में 1 मोल का फॉर्मेशन हो रहा है तो 0.4 में कितना होगा 0.4 का, है ना। तो यहाँ पर पहले 0 था, है ना, जब रिएक्शन के पहले ये 0 होगा और बाद में कितना हो जाएगा 0.4 मोल, है ना। H2O को कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये देखो हमारे पास अब NaOH अगर सॉल्यूशन को देखें तो आपके पास एक NaOH है और दूसरा NaCl है ना। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट अवेलेबल है ना, जो रिएक्शन में अवेलेबल है, उसी के चलते ऑटोमेटिक प्रेशर जनरेट होगा ना। तो अगर इसके चलते प्रेशर जनरेट होगा तो 0.5 और दूसरा 0.4 को कंसीडर आउट करना पड़ेगा, है ना। तो देखते हैं कैसे कैलकुलेट करें पाई का वैल्यू। तो पाई का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली फॉर्मूला है आपके पास, है ना। क्या लिखेंगे N1 I1, है ना,
प्लस इंटू I2, है ना, क्या होगा R इंटू टी डिवाइड बाई क्या V, ऐसे लिख सकते हो, है ना। उस फॉर्मूला को अगर आप एक्सटेंड करोगे तो ऐसे आप लिख सकते हो। देखो अब आपके पास N1 का जो वैल्यू की अगर बात करें तो N1 का वैल्यू कितना है, अगर N1 की बात करें तो N1 आपको इसको मानना पड़ेगा और N2 इसको मानना पड़ेगा, क्योंकि ये तो रिएक्शन में अब रहा ही नहीं, तो HCl को क्या है कंसीडर नहीं करना पड़ेगा ना। तो अब देखो NaOH को अगर बात करें तो NaOH आपके पास क्या है, कितना मोल में है, तो दैट इज 0.5 मोल में है ना, कितना है, इसी के चलते ऑटोमेटिक प्रेशर जनरेट होगा ना। देखो जो 0.5 मोल है इसी के चलते जनरेट होगा, तो आपके पास NaOH कितना है 0.5 मोल, है ना। अगर बात करें आपके पास I1 तो NaOH अगर जाएगा वाटर में डिजोल्व होगा तो क्या होगा Na प्लस OH माइनस में टूटेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा I का वैल्यू 2 प्लस N2 की बात करें तो N2 क्या है NaCl हो गया ना, क्या होगा NaCl, तो आपके पास ये वाला NaCl क्या होगा 2 पार्ट्स में टूटेगा, है ना। और दूसरा चीज आपके पास ये कितना मोल है, तो ये 0.4 मोल, है ना, तो आपके पास ये कितना हो गया 0.4, और ये चूंकि आपको Na प्लस और Cl में टूटेगा इसलिए क्या हो गया 2। अच्छा रिएक्शन अगर नहीं करता, अगर रिएक्शन नहीं करता तो उस केस में हमारे पास तो ये तो क्या होता 0.4 ही होता, है ना, ये क्या होता 0.4 ही होता, मल्टीप्लाई 2 ही होता क्योंकि HCl था। बट अगर यहाँ पर अगर आप देखिएगा इस केस में यहाँ पर NaOH की अगर हम बात करें तो 0.9 मोल आपको लेना पड़ता 0.5 के जगह पे। अगर आप रिएक्शन नहीं कराते तो यही 2 प्रोडक्ट बचा हुआ रहता ना, तो अगर बचा हुआ होता तो 0.4 तो लेते ही, और 0.4 यहाँ है और दूसरा NaCl आपके पास HCl है तो यहाँ पर 2 हो गया, है ना। बट अगर हम गलत करते तो क्या लेते, इसको 0.9 मोल लेते, है ना, बट 0.9 मोल और इंटू क्या 2, तो एक्चुअल में यहाँ इस पोर्शन पे आपको गलत करने को मिलता है ना। आप गलत करोगे तो इस पोर्शन पे ही नॉर्मली गलत कर सकते हो, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिए जब आपको रिएक्शन होगा तो 1 बाई क्या हो गया R का वैल्यू 1/12, है ना। टेम्परेचर की बात करें तो 300 एंड वॉल्यूम की बात करें तो दैट इज 1 लीटर। कैसे फाइंड आउट किया 1 लीटर 400 और 600, है ना, सॉल्यूशन का वॉल्यूम है। तो अब देखो इसको मल्टीप्लाई करो 1 प्लस कितना हो जाएगा 0.8, है ना, इंटू 6, है ना, और ये कितना हो जाएगा 150, और ये 3 टाइम्स, और ये हो गया 75, है ना। अब ये कटिंग करो इसको 3 3 2 6 3 5 15 25 टाइम्स में कट गया, ठीक है। तो आपके पास कितना आ गया, इसको मल्टीप्लाई करोगे 25 तो 1.8 इंटू 25, है ना। इसको मल्टीप्लाई करो तो ये कितना आ जाएगा, दैट इज 48 ATM। ये आपके पास क्वेश्चन था जो काफ़ी अच्छा था, मगर आपको ध्यान देना, देखो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ा था। बेसिक आपने क्वेश्चन लिया क्या था 400 ml, है ना, 400 ml HCl लिया था और 600 ml NaOH लिया था। पहले जब हम लेते थे यूरिया या शुगर लेते थे तो वो रिएक्ट नहीं करता था, बट इस केस में क्या हो रहा है रिएक्ट कर रहा है एक दूसरे से। अगर रिएक्ट कर रहा है तो आपके पास एक HCl और दूसरा NaOH से रिएक्शन करेगा, अगर रिएक्शन किया तो आपके पास ये प्रोडक्ट बनेगा, है ना। अब लिमिटिंग रिएजेंट का खास बात ये होता है कि अगर रिएक्ट करता है ना तो वो पहले ख़त्म हो जाता है, और इसमें 0.4 मोल ही है ना। हमको पता है कि 1 मोल से रिएक्शन करता है तो क्या है 1 मोल ऑफ NaCl का फॉर्मेशन करता है ना। इसलिए 0.4 को अगर बात करें तो 0.4 कितने से रिएक्शन करेगा 0.4 से करेगा, कितना फॉर्मेशन करेगा 0.4 करेगा, है ना, बात समझ रहे हो। अच्छा गलती अगर हम करना होता तो कहाँ करते, ये वाला पोर्शन में। अगर इसी दोनों को कंसीडर आउट कर लेते तो इसको 0.9 कंसीडर कर लेते और यहाँ तो मल्टीपल 2 होता। ये पॉइंट ज़्यादा समझना जरूरी है, ठीक है। अगर आपके पास 0.9 होता
है ना, 0.9 होता तो यहाँ पर आपको चेंजिंग आ जाता, 0.9 हो जाता, बट रिएक्शन करने के बाद कितना बचता है 0.5 मोल, है ना। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, पाई का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। सिर्फ आपको ध्यान क्या रखना है कि रिएक्शन होने के बाद नंबर ऑफ मोल्स जो बचते हैं वो है ना, कितने बचते हैं, इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और भी समझ में आएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपके पास कह रहा है सिंपली 400 ml है आपके पास, क्या है 0.1 मोल ऑफ Hg2+ है, उसको मिक्स्ड करते हैं विथ 600 ml ऑफ 0.8 मोलरिटी, है ना, क्या है I- एट 27 डिग्री सेल्सियस। तब कहता है कैलकुलेट द पाई का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है ना, जिसमें रिएक्शन क्या दिया गया है कि Hg2+ H- Hg, है ना, I4 टू द पावर -2। देखो ये हो सकता है ना कि आपका जेई के क्वेश्चंस में ये वैल्यू डाटा ज़्यादा दिया हुआ ना रहे, आपको खुद से क्या करना पड़ेगा, सॉल्यूशन मतलब रिएक्शन को कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर मैं तो दे दिया हूँ, बाकी आप इसे ध्यान में रखना फ्यूचर के लिए। अब देखो यहाँ पर मैं क्या कर रहा कि आपके पास 400 ml 0.1 मोलरिटी Hg2+ है, ये मिक्स होता है 600 ml ऑफ 0.8 मोलरिटी ऑफ I- एट 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो देखो मतलब क्या हुआ कि एक दूसरे से जब मिक्स हुआ तो ये क्या कर रहा है, एक दूसरे से रिएक्शन कर रहा है। अब रिएक्शन कर रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, लिमिटिंग रिएजेंट ढूंढना पड़ेगा, कौन है जो ख़त्म होता है और किसका जो है सॉल्यूशन में फॉर्मेशन हो रहा है ना। जो ख़त्म हो रहा है उसको छोड़ेंगे और जिसका फॉर्मेशन हो रहा है उसे ऐड करेंगे, है ना। तो देखते हैं, देखो हमारे पास पहले तो इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, बैलेंस। क्यों, क्योंकि जब तक इक्वेशन बैलेंस होगा नहीं, स्टोइचियोमेट्री ये नहीं बता पाएगा कि कितना मोल किससे रिएक्शन कर रहा है तो कितना मोल का फॉर्मेशन प्रोडक्ट में हो रहा है। तो देखो Hg की बात करें तो Hg एक एटम, यहाँ भी एक एटम, है ना, यहाँ पर सिंगल एटम, वहाँ 4, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा 4 करना पड़ेगा, है ना। 4 कर दिए तो काम बन गया क्या, बिल्कुल। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर Hg2+ की बात करें तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास 1 मोल, यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या है 1 मोल ऑफ Hg2+ रिएक्ट्स विथ 4 मोल ऑफ I- टू फॉर्म Hgi4 टू द पावर -2 दैट इज इन 1 मोल, है ना। आपको इसका 1 मोल, इसका 4 मोल रिएक्ट करता है टू फॉर्म 1 मोल ऑफ Hgi4-, है ना, Hgi4 टू द पावर माइनस, है ना, 1 मोल का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, अब देखो हमको क्या करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने के लिए, तो पहले तो गिवन डेटा को देखना पड़ेगा। अब गिवन डेटा में आपके पास वॉल्यूम दिया हुआ है ना, अगर वॉल्यूम की बात करें तो 0.4 लीटर, है ना, और मोलरिटी कितना दिया हुआ है, मोलरिटी की बात करें तो मोलरिटी है आपको 0.1 मोल। ठीक है, आप लोग ट्राई ज़रूर करें खुद से, उसके बाद आप सॉल्यूशन देख लीजिएगा, आपके पास ही पड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो नंबर ऑफ मोल कैसे फाइंड आउट होगा, तो हमें पता है फॉर्मूला सिंपल सा कि मोलरिटी, है ना, मोलरिटी बराबर क्या होता है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट दैट इज N
एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, है ना। तो यहाँ पर मोलरिटी आपके पास कितना दिया हुआ है, दैट इज 1.1, है ना। और अगर नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट करें तो वॉल्यूम आपको दिया हुआ है कितना, 0.4। तो आपके पास नंबर ऑफ मोल कितने आ गए, 1 मोल दिया हुआ है ना। अच्छा, मोलरिटी आपके पास 0.1 मोल दिया हुआ है, मोलरिटी दिया हुआ है, तो कितने आ गए, 0.04 हो गया, है ना। दूसरा भी आप फाइंड आउट कर सकते हो, किसके लिए, इसके लिए, I माइनस के लिए। तो देखो वॉल्यूम इसका कितना दिया हुआ है, वॉल्यूम आपको 0.6 लीटर हो गया, 1000 से डिवाइड किया ना। अब आपके पास दूसरा मोलरिटी, अगर मोलरिटी की बात करें तो मोलरिटी आपके पास कितना है, 0.8, है ना। अब आपके पास, आपको पता है कि मोलरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम, तो n का वैल्यू कितना होगा, है ना। तो मोलरिटी मीन्स 0.8 इंटू क्या, 0.6, है ना। तो कितना हो जाएगा, 0.48 नंबर ऑफ मोल आ गया, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास ये जो रिएक्शन होगा, है ना, जैसे यहाँ पर रिएक्शन मैं लिख लेता हूँ, Hg2+2, है ना, एंड प्लस 4I माइनस, ये रिएक्ट करेगा तो आपके पास Hg(I4) टू द पावर -2 का फॉर्मेशन करेगा, है ना। अब हमें पता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Hg2+ का कितना है, 0.04 मोल है, और इसका कितना मोल है, दैट इज 0.48 मोल है, बात समझ रहे हो। और इसका भी कितना होगा, इनिशियल फेज में जब रिएक्शन नहीं किया है तो वो 0 होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर चूंकि ये रिएक्शन कर रहा है तो हमें क्या खोजना पड़ेगा कि कौन है जो कितना अमाउंट में रिएक्ट करेगा, कौन है जो 0 हो जाएगा, दैट इज लिमिटिंग रिएजेंट, है ना, और उसके बाद कौन है जो बचा रह जाएगा, ठीक है। तो देखो 1 मोल जब रिएक्ट करता है तो 1 मोल का फॉर्मेशन हो रहा है, इसका मतलब तो ये हुआ कि 0.04 मोल का ही फॉर्मेशन होने वाला है। अच्छा, अब देखो 1 मोल इसका कितना मोल से रिएक्शन करता है, I माइनस का 4 मोल के साथ। 1 मोल कितने के साथ करता है, 4 मोल के साथ। देखो इसे लैंग्वेज में मैं लिख देता हूँ, कहता क्या है, 1 मोल ऑफ, यहाँ पर दिक्कत आ रहा होगा कुछ लोगों, 1 मोल ऑफ Hg2+ रिएक्ट्स विथ कितना, 4 मोल ऑफ किसका, तो I माइनस, टू फॉर्म क्या, 1 मोल क्या, तो Hg(I4) टू द पावर -2, ठीक है। इतना क्लियर है। अब देखो अगर हमने यहाँ पर क्या किया हो, 1 मोल में 4 मोल का फॉर्मेशन कर रहा है ना, 1 मोल में कितना कर रहा है, 4 मोल का फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। तो 0.04 में कितना पार्टिसिपेट करेगा, 0.04 में कितना पार्टिसिपेट करेगा, 4 इंटू 0.04, है ना, 4 इंटू 0.04 पार्टिसिपेशन इसका होगा, समझ रहे हो। अब हमारे पास पार्टिसिपेशन हुआ, इसका मतलब अब आपके पास I माइनस का कितना मोल्स हो गया, 4 इंटू 0.04, चूंकि हमको पता है 1 मोल में 4 मोल का पार्टिसिपेशन होता है, इसे 0.04 में कितना होगा, तो 4 इंटू 0.04, मतलब ये कितना आ गया, 0.16 मोल पार्टिसिपेट किया, है ना। अब 0.16 पार्टिसिपेट किया, देखो 0.16 पार्टिसिपेट किया तो बचा उसके पास कितना, तो 0.32 मोल, है ना, 0.32 मोल, है ना। इसके पास 0.4 मोल था ही, 0.04 मोल था ही, और सारा का सारा पार्टिसिपेट कर गया तो कितना बचा, 0, है ना। इसके पास 0 था, है ना, तो यहाँ पर क्या है, इसके लिए भी निकाल सकते हो, 1 मोल में 1 मोल, तो 0.04 में कितना, तो 0.04 मोल, है ना। तो 0 तो था मगर बाद में कितना हो गया आपके पास, 0. कितना हो जाएगा, 0.04 मोल हो गया। मतलब ये दोनों रिएक्शन में क्या होने वाला है, पार्टिसिपेट करने वाला है। अब अगर आपको पाई चाहिए तो इस दोनों को कैलकुलेट करके डालना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारे पास अगर पाई चाहिए तो सिंपल इज दैट, फॉर्मूला क्या है,
देखो उसके लिए फॉर्मूला आपके पास पता है क्या, N1 है ना इंटू I1 प्लस N2 इंटू I2 है ना, ये क्या हो रहा है R इंटू टी डिवाइड बाई क्या V, ठीक है। अब यहाँ पे देखो N1 का वैल्यू, अगर N1 की बात करें तो N1 वाला पोर्शन ये आप देख रहे हो, N1 का वैल्यू कितना होगा, दैट इज ये तो जीरो हो गया, पार्टिसिपेट नहीं करा, 0.32 I का वैल्यू क्या है, क्या टूटा है नहीं, तो I का वैल्यू कितना होने वाला है 1 प्लस, है ना। अगर हम बात करें N2 का तो 0.04 है ना, कितना 0.04 मल्टीप्लाई बाई 1 है ना। अब देखो अगर R का वैल्यू की बात करें तो R का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/12 इंटू 300 डिवाइड बाई क्या वॉल्यूम 1 है ना। अब इसको ये करो कैलकुलेट करो, तो कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा 0.32 प्लस 0.04, इस दोनों को ऐड करो, तो अगर ऐड करोगे तो कितना आएगा 0.36 इंटू 1/12 इंटू 300 है ना। तो यहाँ से 2 जीरो हटाओ, नीचे आएगा है ना। अब नीचे आएगा तो ये इससे कट जाएगा, तो ये क्या हो गया 3 टाइम्स में कट गया, तो आपके पास कितना आ गया 9 ATM प्रेशर आ गया है ना। कितना आ गया 9 ATM प्रेशर। आपके पास हम लोग केस 4 पढ़ने वाले हैं, जिसमें क्या कह रहा है कि इफ़ प्रिसिपिटेट है ना, जिसको हम शॉर्टली पीपीटी के नाम से भी जानते हैं, पीपीटी है ना, प्रिसिपिटेट फॉर्म्स इट विल नॉट बी इंक्लूड इन कैलकुलेशन है ना। कहता है कि कैलकुलेशन में इंक्लूड नहीं किया जाएगा जब पीपीटी का फॉर्मेशन होगा। बात समझो, मतलब केमिकल रिएक्शन हुआ और केमिकल रिएक्शन होने के बाद हुआ ये कि जो कंपाउंड जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ उसमें पीपीटी का फॉर्मेशन हो गया। अब पीपीटी का फॉर्मेशन हो गया इन द सेंस कि वो सॉलिड फॉर्म में है। अब अगर सॉलिड फॉर्म में है तो उस केस में क्या आप बता सकते हो कि वो ऑटोमेटिक प्रेशर जनरेट करेगा? ऑफ कोर्स नॉट, क्योंकि वो सॉलिड फॉर्म में है। इसीलिए वो क्या होता है, पीपीटी विल नॉट इंक्लूड इन कैलकुलेशन है ना। जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो उसको हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे। अब देखो सिंपल सा एग्जांपल दिया हुआ है, क्वेश्चंस दिया हुआ है कि 400 ml ऑफ 0.1 मोलरिटी ऑफ AgNO3 है ना, सिल्वर नाइट्रेट कह रहा है क्या 400 ml ऑफ 0.1 मोलरिटी AgNO3 इज मिक्स्ड विथ 600 ml है ना, 600 ml ऑफ 0.2 मोलरिटी ऑफ NaCl किससे रिएक्शन करता है, NaCl कितना है तो 600 ml के साथ है ना, और इसके पास मोलरिटी भी कितना है 0.2 मोलरिटी। अगर हम बात करें एट द टेम्परेचर ऑफ 27 डिग्री सेल्सियस एंड कैलकुलेट द, क्या कह रहा है पाई को कैलकुलेट करना है, तो क्या करेंगे सेम वे है। अब इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पर प्रिसिपिटेट का अगर फॉर्मेशन हो रहा है तो उसको कैलकुलेशन में इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कैसे होगा। आपके पास अगर हम बात करें गिवन क्वेश्चन का डेटा के बात करें तो गिवन डेटा लिख लेते हैं। अगर वॉल्यूम 1 कितना हो गया 0.4 लीटर है ना, कौन है AgNO3। अगर मोलरिटी की बात करें तो आपके पास मोलरिटी कितना आ गया, मोलरिटी की बात करें तो 0.4 मोल है ना। यहाँ से नंबर ऑफ मोल लास्ट क्वेश्चन की तरह निकाल सकते हो है ना, बिल्कुल। अच्छा ये मोलरिटी वो 0.1 है, 0.4 नहीं 0.1 है ना। तो आपके पास क्या होगा 0.4 इंटू 0.1 मोल कितना आ गया 0.04, ये तो निकालना ही है।
ऑलरेडी आप जान रखे हो, है ना। दूसरा, अगर हम बात करें कि आपके पास दूसरा डेटा की बात करें तो आपके पास क्या है, ये V2 है। V2 कितना है, 0.6, है ना। और इसके पास मोलरिटी, अगर हम बात करें मोलरिटी की बात करें तो आपके इसके पास मोलरिटी कितना है, 0.2, कितना है, 0.2। अब अगर हम नंबर ऑफ मोल की बात करें तो कितना होगा, 0.6 इंटू कितना, 0.2, दैट इज 1.12, है ना। अब देखो अगर केमिकल रिएक्शन की बात करें तो केमिकल रिएक्शन यहाँ पर क्या होगा, आपके पास AgNO3 रिएक्ट करेगा NaCl से, क्या फॉर्म करेगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किए होंगे 10th में आप लोग। तो क्या होगा, फॉर्मेशन करेगा AgCl का, है ना, और दूसरा आपके पास क्या बना लेगा, NaNO3। देखो अगर AgCl की बात करें तो AgCl क्या होता है, प्रिसिपिटेट के फॉर्म में होता है, PPT के फॉर्म में, मतलब दे आर नॉट गोइंग टू बी इंक्लूड इन कैलकुलेशन। अब देखो यहाँ पर अगर हम बात करें तो AgNO3 प्लस NaCl क्या कर रहा है, AgCl का फॉर्मेशन कर रहा है और साथ में NaNO3 का। अब हम बात करें कि आपके पास तो एक्चुअल में कितना मोल है, ये तो 0.4 मोल, 0.04 मोल। NaCl की बात करें तो ये 0.12 मोल, ठीक है। ये पार्टिसिपेट कैलकुलेशन में करेगा नहीं, बट स्टेशियोमेट्री हमको लगाना पड़ेगा कि कौन कितना मोल पार्टिसिपेट करेगा और कौन लिमिटिंग रेजेंट होने वाला है यहाँ। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देखो क्या हमारा ये जो इक्वेशन है बैलेंस है क्या, देखो Ag बैलेंस है ना, Na भी बैलेंस है ना, NO3 भी बैलेंस, क्लोरीन बैलेंस, तो ये केमिकल इक्वेशन क्या है, ऑलरेडी बैलेंस है। तो आपके पास अगर आप देखोगे तो सॉल्व करने का सिंपल सा तरीका क्या है, 1 मोल से रिएक्शन करेगा तो 1 मोल का फॉर्मेशन करेगा, आप ऑलरेडी जानते हो। तो बेसिक तरीका आप अपना सकते हो, है ना। बेसिक तरीके से होगा ये फ़ायदा कि आपके पास ये जो रिएक्शन करेगा, है ना, हैबिट में आ जाएगा आपको लिखने में, है ना। तो हम तो डायरेक्ट कर देते हैं यहाँ पे क्योंकि लास्ट क्वेश्चन में हमने कर रखा है। तो देखो 1 मोल जब 1 मोल से रिएक्शन करेगा, 1 मोल से रिएक्शन करेगा तो 0.04 कितने मोल से रिएक्शन करेगा, 0.4 से ही करेगा, है ना। अगर आपके पास 0.04 टोटल रिएक्ट कर लिया, इसका मतलब ये 0 हो गया। और यहाँ पर आपके पास क्या हुआ, तो 0.04 ये रिएक्ट करेगा, है ना, 1 मोल में, तो 0.04 कितना, 0.04। अब अगर हम बात करें तो अब कितना आपको प्रोडक्ट एज बचेगा, तो 0.08 बचा, है ना। अब ये तो कैलकुलेशन में शामिल होने वाला नहीं है। तो यहाँ पर अगर आप देखिए तो यहाँ पर देखिएगा तो 1 मोल से 1 मोल का फॉर्मेशन हो रहा है, तो 0.04 में कितना होगा, तो शुरू में तो कितना था, 0 था, मगर बाद में आपके पास 0.04 मोल का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, क्लियर। तो अब आपके पास क्या है, पाई कैलकुलेट करना है। तो पाई कैलकुलेट कैसे करोगे, तो देखो पाई के लिए मैंने क्या फॉर्मूला बताया है ऑलरेडी कि आपके पास पाई कैलकुलेट करना है ना, तो क्या करना पड़ेगा, N1, है ना, N1 इंटू I1 प्लस N2 इंटू I2 प्लस क्या R इंटू T डिवाइड बाई क्या V होगा। तो आपके पास क्या N1 पता है 0.08, है ना, कितना है 0.08। I1 की बात करें तो I1 कितना होगा बताओ, NaCl है तो 2 भाग में टूटेगा। अब 2 भाग में टूटेगा तो ये क्या होगा 2 प्लस N2 की अगर बात करें तो N2 कितना आया 0.04 मोल, है ना, तो ये कितना हो गया 0.04 मोल। अगर I2 की बात करें तो ये कितना होगा Na प्लस NO3 माइनस में टूटेगा 2 पार्ट में, है ना, तो आपके पास कितना आ जाएगा इंटू 2, समझ रहे हो। उसके बाद R की वैल्यू की बात करें तो 1/12 इंटू टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर कितना है 27 डिग्री सेल्सियस, मतलब कितना होने वाला है ये 300 केल्विन। वॉल्यूम की बात करें तो 400 ml एंड 600 ml, यही 2 सॉल्यूशन को मिक्स किया गया है ना, तो फाइनल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, दैट इज 1 लीटर, है ना। तो आप डिवाइड कर लो 1 लीटर से, अब इसको कैलकुलेट कर लो।
कितना हो जाएगा? अब देखिए ये हो गया 0.16 प्लस 0.08 है ना, और ये कितना हो जाएगा? 25 टाइम्स में ये कटा था है ना। अब देखो यहाँ पे तो ये अगर ऐड करोगे तो 0.24 हो जाएगा है ना, 8 + 16 इंटू 25, ठीक है। अगर इसे कैलकुलेट करोगे कितना आ जाएगा जी? अगर इसको कैलकुलेट करोगे तो क्या होगा? 25, चलो कर लेते हैं, 25 इंटू 24, 150, तो 0.06 कितने पॉइंट पे? तो ये कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई करके? 6 ATM प्रेशर आ जाएगा आपके पास है ना। तो ये तीनों आपके पास ये जो केस थे काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। फर्स्ट 1 केस में आपने पढ़ा था कि 2 सॉल्यूट को जब मिक्सअप करते हो, दूसरा आप पढ़े थे कि जब 2 सॉल्यूशन को मिक्सअप करते हो, तीसरा आपने पढ़ा कि आपके पास उस सॉल्यूशन को मिक्सअप करते हैं है ना जो एक दूसरे से रिएक्शन करता है, और चौथा क्या था? कहता है रिएक्शन करने के बाद प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन करता। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये कंपटीशन एग्जाम में काफ़ी अक्सर एज ए रिवोल्यूशनरी घुमा घुमा कर पूछा गया है, तो इसको आप ज़रूर अच्छे से कर लें। ठीक है, बोर्ड के लिए भी काफ़ी अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन है ना। ठीक है।